औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द कोर्स ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को जो है वो यूज़ करना होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर होगा तो हम उस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हों। ऐसा प्रॉब्लम जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैव मैनी सॉल्यूशंस। और हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, उनमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो उन ज़्यादा सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको जो है वो पॉइंट आउट करना ऑप्टिमाइजेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग का काम है। वी वांट टू कंप्यूट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद इन कॉस्ट एंड विद मिनिमल कॉस्ट एंड मैक्सिमल गेन। मतलब हमने उन सारे सॉल्यूशन में से ऐसा सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है जिस पे एक्सपेंस कम से कम आए और जो गेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। देयर कुड बी मैनी सॉल्यूशन हैविंग ऑप्टिमल वैल्यूज़। जो हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे उनमें से बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो हमें ऑप्टिकल वैल्यूज है प्रोवाइड कर रहे होंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ टिपिकली अप्लाई टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। Another strategy for design algorithm is dynamic programming, a technique not an algorithm। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग आपने याद रखना है, एक टेक्निक है ना कि एल्गोरिथम है। जैसे डिवाइड एंड कंकर अप्रोच था, क्या करते थे? किसी प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करते थे, फिर उनके सॉल्यूशंस हम इकट्ठे करते थे। तो इसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है उसी तरह का है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम की नोयत है वो एक जैसी होनी चाहिए। The word programming is historically and predates कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो आपके माइंड में फौरी आ जाता है जैसे ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, कोई कोडिंग है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है, ना ही कोडिंग है, बल्कि एक टेक्निक है। एल्गोरिथम भी हम इसे नहीं कहेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग लाइक डिवाइड एंड कंकर मेथड सॉल्व प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग द सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम। क्या होता है? इसमें भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं और उन सॉल्यूशंस को कंबाइन किया जाता है। तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में क्या था? पार्शली प्रॉब्लम इनटू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम। मतलब उसमें क्या होता था, जब हम एक प्रॉब्लम को मज़ीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते थे तो जो सब प्रॉब्लम होते थे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते थे। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसमें एक प्रॉब्लम जो है, एक सब प्रॉब्लम दूसरे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होगा। इसमें जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में जो सब प्रॉब्लम है वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, सिंपल सब प्रॉब्लम्स, जिसमें क्या होता है जो मेजर प्रॉब्लम है उसे सिंपल सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, उसी तरह स्ट्रक्चर बनाया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। सब प्रॉब्लम ओवरलैप, तो इसमें जो सब प्रॉब्लम है वो ओवरलैप भी कर सकती है। ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम कंटेन सब प्रॉब्लम इन कॉमन, मतलब इसमें जो सब प्रॉब्लम होती हैं वो एक ही तरह की होती हैं, इसलिए जो प्रॉब्लम है उसे ओवरलैप किया जाएगा।
मतलब एक बार हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया तो उसी सोल्यूशन को बार बार हमने रिपीट करते रहना है, तो वो सोल्यूशन जो है वो ओवरलैप होगा। अब इससे सॉल्व करते हुए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिनमें से 3 स्टेप तो हमने फॉलो करने और चौथा ज़रूरत पड़ने पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है जी, कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हमने एक स्ट्रक्चर बना देना है। उसके बाद रिकर्सिवली डिफाइन वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसके जो सब पार्ट्स हैं उनका सोल्यूशन रिकर्सिवली फाइंड करना शुरू कर देना है, मतलब एंड टू बैकवर्ड। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन एन बॉटम अप फैशन। मतलब इसमें क्या करना है, हमने बॉटम से टॉप की तरफ सोल्यूशन फाइंड करते हुए जाना होता है। कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फाइनल, उससे हमने एक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसी तरह जो पहले 3 प्रॉब्लम हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे और एट द एंड जब हमारे पास सोल्यूशंस आ जाएंगे तो हमें चौथा स्टेप जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप 1 to 3 फ्रॉम द बेसिस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन टू बी प्रॉब्लम। स्टेप 4 कैन बी ओमिट ओनली इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल। तो चौथा, अगर हमें डायरेक्टली ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाती है, बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है, तो फिर हमें चौथा स्टेप जो है वो उसे यूज़ किए बगैर ही फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज़ हमें चौथा स्टेप भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे डियर स्टूडेंट हमने एक एग्ज़ाम्पल से अब मज़ीद डिटेल से डिस्कस करना है। तो वो एग्ज़ाम्पल हम लेंगे असेंबली लाइन स्केजुलिंग प्रॉब्लम। तो असेंबली लाइन स्केजुलिंग प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे सिंपल सी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, एक गाड़ी अगर जो है वो असेंबल करनी हो, जब एक गाड़ी असेंबल होती है तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। तो उन स्टेप्स को जो है हमने स्केजुअल करना होता है, और कौन सा स्टेप हमने किस रिसोर्स को यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है, किस रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट जो है वो कम से कम आएगी, और किस रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें असेंबली लाइन का मतलब ये है, एक गाड़ी अगर हमने तैयार करनी है तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उन्हें गैदर किया जाएगा। उसके बाद उन सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच किया जाएगा, इंजन और उसके टायर्स और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उससे एक जो है वो बॉडी में फ़िट किया जाएगा। फिटिंग के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप अगर हम देखें तो उसमें उसकी जो डेकोरेशन है, जो सीट्स वगैरह हैं, उनकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद उसके ऊपर जो पेंट का प्रोसेस है, जो कलर से करना है, वो पेंट वाला प्रोसेस, फिनिशिंग वाला प्रोसेस आ जाएगा। और इसी तरह ये गाड़ी जो है वो डिफरेंट स्टेप से, डिफरेंट स्टेशन से होते हुए, मतलब एक जो पहला स्टेप है उसमें इंजन जो है उसे मेंटेन कर दिया जाता है, दूसरे स्टेप में इंजन को गाड़ी के अंदर, दूसरे स्टेशन में इंजन को गाड़ी के अंदर जो है वो फिट कर दिया जाता है, तीसरे स्टेशन में उसके सारे जो टायर वगैरह हैं उन्हें साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, चौथे स्टेशन में उसके ऊपर जो उसकी प्रॉपर बॉडी है, जो कवर उसका है, वो एडजस्ट किया जाता है, पाँचवें स्टेशन में जो उसका पेंट है, पेंट को प्रॉपरली फ्रेश किया जाता है। इसी तरह ये चलते चलते फाइनलाइज स्टेशन पे पहुंचती है और वहाँ से एक ब्रांड न्यू कार जो है वो आउटपुट की फॉर्म में आ रही होती है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेशंस हैं और हर स्टेशन पे आने वाली कॉस्ट है। हमने उस कॉस्ट को और उस स्टेशन तक जो एक्सेस है, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए जो टाइम यूज़ होना है, जो उस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए जो एक्सपेंस आने हैं ट्रांसपोर्टेशन के,
तो उसे भी हमने जो है वो काउंट करना है। तो इस तरह से इस एग्ज़ाम्पल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और अभी इस सेगमेंट में हम हमारे अपने इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में असेंबली लाइन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।